तो आज देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू डायमेंशनल बॉडीज। बॉडीज क्या होता है सेंटर ऑफ मास? सबसे पहले टू डायमेंशनल बॉडीज की बात करूं, उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। इस रेक्टेंगुलर प्लेट की ये साइड लेंथ ए है और ये वाली साइड लेंथ बी है। जैसे हम एक मेटल की शीट कंसिडर करते हैं, ऐसा कर सकते हैं, या प्लास्टिक की शीट कंसिडर कर सकते हैं, कुछ भी। तो ये शीट के ऊपर पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसकी थिकनेस जो है हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। पहला पॉइंट ये है। तो हम कहेंगे कि अगर मान लीजिए इसका टोटल एरिया जो है कैपिटल ए है, तो इस बॉडी का मास पर यूनिट एरिया क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया इसे बच्चों कहते हैं सरफेस डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट एरिया। टोटल मास मैंने कह दिया कैपिटल एम है, एरिया ए है। इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई ए। ये हो गया मास पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट का भी देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर। अब फ्रॉम द डेफ मैं कह देता हूं बच्चों कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या कहती है? सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ये कहती है, इट इज अ फिक्सिशियस पॉइंट वेयर वी कैन एज्यूम द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसेंट्रेटेड। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को आप रिप्लेस कर सकते हो एक पॉइंट से, जिसकी पोजीशन मान लीजिए अगर ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा 0,0 है, ओरिजिन है, तो जिसकी पोजीशन स्पेस में ये हो गई। तो इसी ओरिजिन को मैं आगे कंटिन्यू करूं, तो इस तरीके से इसकी पोजीशन, इस सिस्टम को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं। एक कंप्लीट एम मास की बॉडी रखी है इन स्पेस में, जिसकी पोजीशन वही है जो इस लेमिना की आपकी जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। तो यहां से हमें एक पॉइंट समझ में आया। अब अगर मान लीजिए आपको कई सारी ऐसी शीट्स दे दी जाए, या कई सारे ऐसे डिफरेंट टू डायमेंशनल बॉडीज दे दी जाए, आपसे पूछा जाए बताइए कि इस टू डायमेंशनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा पूरे कंबाइंड सिस्टम का। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। उससे पहले बच्चों थोड़ा सा और पॉइंट देखते हैं। अगर आपकी कोई रेक्टेंगुलर शीट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर कोई रेक्टेंगुलर शीट है आपकी, तो इसका सेंटर ऑफ मास, जैसे इसकी मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे a/2 और यहाँ से ये b/2। तो अगर मैं ऐसे कहूँ ये 0,0 है, तो ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट a/2 b/2। इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये पॉइंट एकदम सिंपल है, समझ में आता है। आगे बात करते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास कई सारी शीट्स हैं या टू डायमेंशनल बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल एक ये रेक्टेंगुलर शीट है। इस शीट का मास m1 है, इसका एरिया a1 है, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ मान लेते हैं, इसकी साइड लेंथ a1 एंड b1 है। इसी के पास में एक दूसरी शीट रखी है। इसका टोटल मास, इसे m1 कहा, इसका टोटल मास m2 है, एरिया a2 है, और ये साइड a2 b2 है, और यहाँ पर सेंटर है। तो इस कंबाइंड सिस्टम का हम किस तरीके से निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, ये देखना चाहते हैं।
तो सबसे पहले ये वाली रेक्टेंगुलर शीट है, आप इसे भूल जाएं कि कोई शीट है। आप क्या कहें कि भाई ये m1 मास, इस पूरी शीट को रिप्लेस कर दें एक, मान लीजिए ये m1 मास यहीं पे रखा हुआ है, तो इसका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा जो मैंने कह दिया, मान लीजिए r1 इसके सेंटर ऑफ मास का। इसी तरीके से दूसरा जो आपकी 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मैंने लिख दिया r2। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। अगर मैं कहूं इसकी सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो इस RCM का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हमें मालूम है सिग्मा बराबर होता है, या मैं कहूं मास बराबर होता है सिग्मा इंटू ए, यानी कि सरफेस मास डेंसिटी इंटू एरिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, m1 की जगह सिग्मा 1 a1 r1 वेक्टर, m2 की जगह सिग्मा 2 a2 r2 वेक्टर, नीचे आ गया आपका सिग्मा 1 a1 प्लस सिग्मा 2 a2। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का तरीका। अब मान लीजिए अगर दोनों बॉडी सेम मटेरियल की हैं, इफ बोथ बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, तो इस केस में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम हो जाएगा। इफ बोथ बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, अगर दोनों बॉडी सेम मटेरियल से बनी है तो हम लिखेंगे RCM इज इक्वल टू a1 r1 वेक्टर a2 r2 वेक्टर, नीचे डिवीजन में a1 प्लस a2। तो ये हो जाएगी आपकी RCM की पोजीशन। अब आगे की बात करते हैं बच्चों। अब मान लीजिए एक बॉडी है, इसका टोटल सरफेस एरिया कुछ A है, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, मैं कह देता हूं इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है, पोजीशन यानी कि उसका पोजीशन वेक्टर कुछ r1 है, ये a1 है, ये r1 है, ठीक है। अब इसमें से क्या करा, इसमें से एक छोटी सी पोर्शन रिमूव कर दिया गया, तो जिसको मैं दिखा रहा हूं ऐसे लाइन से, ये पोर्शन इतना रिमूव कर दिया गया। तो अब जो नया सिस्टम मिला, जो नया डिस्टॉर्टेड मास मिला, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालें। तो यहां पर इसको दूसरे तरीके से सोचा गया। यहां पर एक मैथमेटिकल कंसेप्ट, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, नेगेटिव मास कंसेप्ट का यूज किया गया। नेगेटिव मास कंसेप्ट क्या है, माइनस एम। वास्तव में माइनस एम कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कि नेगेटिव मास, मैं आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, मैं और मॉडर्न फिजिक्स में नहीं जा रहा, या हाइपोथेटिकल जो अभी चीजें हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। तो नेगेटिव मास कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। तो इस बॉडी को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो कंप्लीट बॉडी है जिसका मास m1 है, और दूसरी एक बॉडी है जिसका मास नेगेटिव m2 है। अब अगर आप देखें तो भाई जितना रिमूव किया, मान लीजिए उसका मास m2 है, जो टोटल आपका पहले था उसका मास मान लीजिए m1 है, तो सिस्टम का नेट मास क्या हो गया है, m1 माइनस m2। यहां पर भी देखें सिस्टम का नेट मास क्या हो गया है, m1 माइनस m2। तो ये कंसेप्ट हमारा सेम रिजल्ट लेके आएगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो हमने क्या करा, हमने कहा मान लीजिए इसकी जो सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा है, इसका एरिया जो है a1 है, और इसकी भी सरफेस, क्योंकि इसी बॉडी में से रिमूव किया गया, तो आपकी जो इसकी भी सरफेस एरिया डेंसिटी है वो माइनस का सिग्मा हो गई।
अब दो बॉडीज हैं आपके सिस्टम में, एक बॉडी जिसका कंप्लीट मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरी बॉडी जिसका निगेटिव मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन दोनों को हम टू बॉडीज मान के सॉल्व करेंगे, जैसे प्रीवियसली हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाली। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहली बॉडी का मास जो कि लिखा जा सकता है सिग्मा A1, और उसका पोजीशन वेक्टर, उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जो कि हो गया R1, प्लस अब आपके दूसरी बॉडी का क्या चीज लेनी है, सरफेस मास डेंसिटी दैट इज माइनस सिग्मा, दूसरी बॉडी का एरिया दैट इज A2, दूसरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन दैट इज R2, और टोटल मास दैट इज सिग्मा A1 माइनस सिग्मा A2 that is the position of the center of mass of the combined system। यहां से आप देखें तो सिग्मा कैंसिल होता हुआ दिखेगा, तो आपको दिख जाएगा RCM की वैल्यू जो हो जाएगी, RCM की बच्चों वैल्यू हो जाएगी यहां पर A1 R1 वेक्टर माइनस A2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई A1 माइनस का A2 दैट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक मेटल की डिस्क थी, इस डिस्क में से A/2 रेडियस का, या कहा जा सकता है A डायमीटर का, A डायमीटर का दैट इज द A डायमीटर और A/2 रेडियस, इतने डायमीटर का एक पार्ट स्टैम्प्ड आउट कर दिया गया, यानी कि रिमूव कर दिया गया है। अब पूछा यह गया है कि इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। तो अब हम इस सिस्टम को कह सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन है दो डिस्क का, पहले की जो है सरफेस एरिया सरफेस डेंसिटी वो हम लेंगे पॉजिटिव और दूसरे की लेंगे निगेटिव। तो अगर देखें तो पहली वाली डिस्क आपकी कुछ इस तरीके से है, इसके सेंटर ऑफ मास जो है इसके ओरिजिन पे होगा, और यही हमने ओरिजिन कंसिडर भी किया है। इसके सरफेस एरिया सरफेस डेंसिटी सिग्मा होगा, और इसका एरिया जो है दैट इज A1 लिखा, और अगर हम इस A1 को बच्चों नोट करें तो A1 बराबर होगा पाई A स्क्वायर, इतना इसका एरिया होगा। अब दूसरा जो सेक्शन है वो उसकी सरफेस जो मास डेंसिटी है माइनस सिग्मा होगा, इसकी रेडियस A/2 है, और मैंने कह दिया इसका एरिया A2 है, तो इसका एरिया जो होगा A2 ये बराबर हो जाएगा पाई A/2 का होल स्क्वायर दैट इज पाई A स्क्वायर बाई 4। अब जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था इसे मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, आपका इसको ओरिजिन ले रहा हूँ 0,0। तो जो नेगेटिव मास वाला है इसके सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी या उसका कोऑर्डिनेट होगा वो होगा A/2, 0। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं y कोऑर्डिनेट दोनों के 0 हैं, तो y कोऑर्डिनेट लेने का मतलब नहीं है, केवल x कोऑर्डिनेट ही देखने की जरूरत है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी कंबाइंड सिस्टम का 0 ही आएगा। तो x कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, तो XCM का फॉर्मूला लिखेंगे हम A1 x1, और इधर अभी A2 क्या है, किस तरीके से निगेटिव है, क्यों पॉजिटिव है, ये हम थोड़ा छोड़ देते हैं, हम सिग्मा 1 भी लगा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 2 A2 x2 डिवाइडेड बाई सिग्मा A1 प्लस सिग्मा 2 A2। आपकी एक सिग्मा पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो अब XCM में जो वेरिएशन आएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, A1 हो जाएगा आपका पाई A स्क्वायर, x1 हो गया 0, पहले सिस्टम का यानी कि पूरी कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो रहा वो 0 पर ही है। दूसरा इसका आपका एरिया जो है, देखिए ये सिग्मा 2 नेगेटिव है माइनस सिग्मा, तो वो तो कैंसिल ही हो जाना है, तो सिग्मा 2 आपका माइनस सिग्मा है, और इसका जो एरिया है पाई A स्क्वायर बाई 4 है, और x2 की जो वैल्यू है
वो है आपकी a/2 डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4। आप देख सकते हैं पाई ए स्क्वायर तो बाहर आके कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा a/2। पाई स्क्वायर तो a/8 हो गया, नीचे आपका देखिए ये भी कैंसिल हो गया, एंड 1 - 1/4 हो जाता है 3/4। 3/4 को आप ले जाएं ऊपर की तरफ तो हो जाता है 4/3। ये 4 और ये हो गया 2, दैट इज माइनस का a/6। यानी कि इसके सेंटर ऑफ मास की, कंबाइंड सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आ गई बच्चों, वो आ गई ये माइनस का a/6, 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमेशा हैवियर बॉडी की तरफ होती है। जिधर ज्यादा मास होगा उधर की तरफ ही सेंटर ऑफ मास होगा। अब आप सोचिए, यहां से तो मास रिमूव कर दिया गया तो डेफिनेटली यहाँ पे मास की वैल्यू कम हो गई है, लेकिन इधर की तरफ ज्यादा मास है तो सेंटर ऑफ मास अपनी प्रीवियस वैल्यू से, प्रीवियस पोजीशन से पीछे की तरफ हो गया है शिफ्ट। तो एक बात ये भी समझ में आई, और उसकी लोकेशन हो गई है -a/6। पहली प्रॉब्लम देखते हैं। टू थिन रॉड्स है। थिन रॉड देने का मतलब सीधा सा यहाँ पर ये है कि आप इसे वन डायमेंशनल ही ऑब्जेक्ट लें, इसे टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं माने। लेंथ L is kept along x axis and y axis with its one end is at origin। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहली रॉड है, ये थिकनेस तो नेग्लिजिबल मानेंगे, तो इसका सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट होंगे L/2, 0। दूसरी रॉड, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होंगे 0, L/2। टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो है इसे कैपिटल M लिखते हैं, ये M + M 2M हो जाता है। अब एक्सीएम का फॉर्मूला लिखें बच्चों, तो एक्सीएम बराबर होता है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। m1 पहला मास मैं ये ले रहा हूं फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी ये ले रहा हूं। तो m1 तो इसका m है, x1 0 है, m2 m x L/2 और टोटल मास 2m, तो यहां से आ जाता है ये L/4। आगे देखते हैं YCM की वैल्यू, देखते हैं YCM क्या है। तो यहां पर देखा तो ये पहला M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। M1 अगेन स्मॉल m, Y1 यस दिस इज L/2 पहली बॉडी का, प्लस M2M दूसरी बॉडी का जो है वो 0 है। नीचे डिवीजन में टोटल मास आ गया जो कि आपका अगेन 2m है, तो यहां से इसका बन जाता है L/4। तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए L/4, L/4, जो कि आपका ऑप्शन सी बन जाता है। चलो देखते हैं बच्चे क्या है। अ मेटल शीट 14 सेंटीमीटर इंटू 2, यूनिफॉर्म थिकनेस इज कट इंटू 2 पीसेस, विड्थ 1 सेंटीमीटर ईच। तो हर एक की जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो ये आपको देख ही रहे हैं इसकी लेंथ जो है ये 14 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ गिवन है। अब इसे मैंने फर्स्ट बॉडी कह दिया, इसे मैंने सेकंड बॉडी कह दिया है। अब कहा क्या गया है कि इन दोनों को इस तरीके से रखा गया है, बताइए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। तो फर्स्ट बॉडी के जो फर्स्ट आपकी शीट है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 0.5 एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये 1 टोटल है तो इसका हाफ जो हो गया 0.5, ये 0.5 हो गया, तो 0.5 कॉमा, और ये 14 का हाफ हो जाता है 7। तो फर्स्ट बॉडी के कोऑर्डिनेट जो आ गए आपके x1 y1 की बात करूं तो आ गए 0.5, 7। सेकेंड बॉडी का देखते हैं, ये आपकी टोटल कितनी है 1 है,
और सेंटर ऑफ मास तो होता है हाफ पर, तो ये कितनी है आपकी 7 है, तो ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, तो हो गया इसका 8, और y 0.5 हो गया, दैट इज हाफ ऑफ दिस 0.5, तो ये हो गया दोनों का मास, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम शीट से काटे गए हैं, सेम होगा दोनों का मास, जिसे मैं कह देता हूं m एंड m। अब सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास जो है एक्सीएम वाईसीएम निकालने वाला, उसका यूज कर लेते हैं। तो एक्सीएम इज इक्वल टू x1 m1 प्लस x2 m2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। अब x1 माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर m1 प्लस m2 होगा, या जैसे कैपिटल M दैट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम भी लिख सकते हैं। तो x1 की वैल्यू 0.5 मास m, और आप देखें तो m प्लस m कैपिटल M की वैल्यू हो जाती है 2m। दूसरा x2 आपका है 7 मास अगेन m, एंड नीचे डिवीजन में ये जो आ जाता है 2m आ जाता है, दैट इज 7.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। ठीक, YCM की कैलकुलेशन देखते हैं। YCM की क्या कैलकुलेशन आती है, तो y1 m1 एंड y2 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये बराबर हो जाता है आपका कितने के, देखिए ध्यान से, y1 की वैल्यू आपकी जो है वो, अरे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, ये x1 था और ये x2 था, तो ये 8 आएगा, दिस इज 8, तो ये हो जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाई 2, 8.5 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर जो हो जाएगा ये 7 है और ये 0.5 है, तो 7 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई अगेन 2, एम कैंसिल कर दिए, तो जाता है 7.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाते हैं आपके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के। इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है, नन ऑफ दीज। अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 1 is bent into shape V as shown. The distance of its center of mass from vertex A is. तो हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है इस वर्टेक्स ए से, तो कैसे करेंगे जरा थोड़ा सा सोचिए। एक यूनिफॉर्म वायर है, इस बात का मतलब ये है कि मास पर यूनिट लेंथ जो है वो सेम है। लेंथ ऑफ one is bent into the shape of V as shown in figure. The distance of its center of mass from vertex A is. तो मैंने कह दिया कि भाई दोनों आइडेंटिकल रॉड्स हैं, तो नीचे वाली का जो सेंटर ऑफ मास है उसका मास, मतलब जो मास है नीचे वाली रॉड AC का वो m है, तो ऊपर वाली का m होगा, सेम लेंथ है। इसका एंगुलर बाइसेक्टर देखते हैं, क्योंकि इसी के अबाउट इसमें सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो डेफिनेटली अगर मैं कहूं ऊपर वाली लेंथ L है जो, और नीचे वाली भी सेम ही है, तो ये हो जाएगा आपका L/2। तो आप ध्यान से देखें, तो अगर मैं इस A को ओरिजिन मानूं, A को ओरिजिन मानूं और यहां से 60 डिग्री पर, और जो लेंथ है वो है L/2, 60 डिग्री ये रहा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे L/2 sin 60 एंड cos 60, दैट इज L/2 cos 60। अब L/2 cos 60 आपका हो जाता है L/4, और हम नीचे वाले के भी देख लेते हैं, नीचे वाले का भी जो हो जाएगा आपका, वो भी नीचे 60 की जगह ये 30 होगा, दिस विल बी 30 डिग्री, हाफ है तो 30, और यहां से ये भी 30, तो नीचे वाले के भी अगर देखें तो नीचे वाले का भी भाई हाफ ऑफ द लेंथ दैट इज L/2 पे होगा, बस इसका y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, जैसे इसका है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव होगा। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये L/2 कुछ ऐसे दिखा देता हूँ, और ये 30 डिग्री है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होगा, L/2 cos 30, cos 30 की वैल्यू तो भाई √3/2 होती है, तो L √3 हो गया ये।
L√3/4, ठीक, √3/2 होती है, L/2 पहले से देखा है। और अगर बात करें हम y कोऑर्डिनेट की, वो हो गया L/4। सिमिलरली इसमें भी यही होगा, नीचे वाले में, नीचे वाली जो रॉड है इसका L/√3, L इंटू √3/4, और यहाँ आ गया माइनस का L/4। तो अगर देखें तो y कोऑर्डिनेट तो 0 आना है, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट तो 0 आना है। अब सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, तो एक्सीएम फॉर्मूला वही है, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, m x1 L√3/4, m L√3/4, और नीचे टोटल मास 2m, तो ये हो गया L√3/8। अब इसके आगे जो देखें YCM की कैलकुलेशन करते हैं, तो YCM में आप देखें m y1, अब L/4 माइनस m L/4, टोटल मास 2m, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो YCM आ जाता है 0। तो XCM आ गया L√3/8, YCM आ गया 0। तो ये हमें समझ में आया कि ये प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, और ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। तो ये आंसर हो गया बच्चों। 4 planks each of length capital L are, just one second, are arranged one over the other as shown this। अब देखो सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है, हर एक को ए यानी कि ये डिस्टेंस भी आपकी ए है, ये डिस्टेंस भी आपकी ए है, हर एक को ए से शिफ्ट करके रखा है। तो अब ये कह रहा है कि भाई क्या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो सिस्टम को भाई नीचे वाला तो कहीं नहीं जा सकता, उसको आप किधर ही रख दो, नीचे वाला तो गिरने का नाम नहीं लेगा। ये जो है ये गिर सकते हैं, और अगर ये गिर सकते हैं तो देखो इन सब के जो ऊपर वाला मास है, तीनों के सेंटर ऑफ मास की, मतलब सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ है, तो इन सेंटर ऑफ मास की जो है ना कंडीशन एकदम यहाँ आनी चाहिए, यानी कि इन तीनों का जो कंबाइंड सिस्टम है इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो आए वो यहाँ आए, यहाँ इस लाइन पे आए, इस लाइन पे आए, तभी पॉसिबल है कि भाई ये नहीं गिरेंगे। अगर इस लाइन से बाहर चला जाएगा सेंटर ऑफ मास, तो यहां पर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक टॉर्क पॉसिबल है, माफ करना इस बच्चों, इस पॉइंट के अबाउट, नॉट दी सेंटर ऑफ मास के, यहां पर इसकी गिरने की टेंडेंसी हो जाएगी। आप खुद ही देख सकते हो यहां पर कोई फोर्स नहीं आ सकता इसको बैलेंस करने के लिए, गिरने की टेंडेंसी हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होनी चाहिए, और इस लाइन की अगर मैं कहूं यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस क्या होगी, तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगी L-A। सिंपल सा है कि भाई ये टोटल L है, A इधर से प्रोजेक्टेड है तो L-A, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट पूरे ऊपर वाले सिस्टम का L-A पे होना चाहिए। तो बस L-A कर दिया इज इक्वल टू टोटल मास, तो ऊपर वाले सिस्टम का टोटल मास 3m हो जाएगा, तो नीचे 3m लिख दिया। अब पहले वाले का यहां से अगर मैं मेजर करूं, यहां से, क्योंकि ये मैंने बात करी है यहां से, तो पहले वाले का सेंटर ऑफ मास L/2 पर होगा, तो हमने लिखा L/2 इंटू m। दूसरे वाले का सेंटर ऑफ मास L/2 से और a शिफ्ट हो गया होगा, तीसरे वाले का और पिछले वाले का a, यानी कि टोटल 2a शिफ्ट हो चुका होगा। mm कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3L/2 प्लस 3a डिवाइडेड बाई 3, दैट इज L/2 प्लस का a आ जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू L-A। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें, L माइनस L/2 L/2 हो गया इज इक्वल टू 2a, और a इज इक्वल टू आ गया L/4। तो जो आपकी a की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो हो जाती है L/4।